देखेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो टाइमलाइन है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक सभ्यता की टाइमलाइन क्या है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसमें हम उसका स्ट्रेच देखेंगे यानी कि फैलाव देखेंगे। आर्यंस के बारे में देखेंगे, आर्यंस के बारे में स्टेटमेंट देखेंगे, किसने क्या स्टेटमेंट बोला। महत्वपूर्ण नदियां देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे और उस समय में उन रिवर्स को क्या बोला जाता था ये भी देखेंगे। सामाजिक संरचना देखेंगे यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। राजनीतिक संरचना देखेंगे यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। और आर्थिक संरचना देखेंगे यानी कि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे इस समय की। देखते हैं पहले स्ट्रेच यानी कि जो फैलाव है वैदिक काल का, वो कहाँ से कहाँ तक है। वैदिक सभ्यता का जो फैलाव है वो 3 कंट्रीज में है। ये 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज में ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल फैला हुआ था। ठीक है। नॉर्थ में हिमालयास, साउथ में विंध्याचल रेंज, ईस्ट आपका ईस्ट में यमुना रिवर बिहार तक, और अफगानिस्तान आपका ये दशकत रिवर। ये आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों लोकेशन है जहाँ से जहाँ तक आपका वैदिक काल फैला हुआ था। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, या किसी को कुछ फैलाव में कुछ दिक्कत आई हो, किसी को समझ में ना आया हो? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, या पीछे का कुछ समझ में ना आया हो? ये एक ओवरव्यू है कि जो जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। फैलाव स्ट्रेच देखेंगे, आर्यंस के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं कुछ इंपोर्टेंट पर्सन्स ने, उसे देखेंगे। महत्वपूर्ण नदियां देखेंगे, सामाजिक संरचना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर, राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और आर्थिक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे ऋग्वैदिक या वैदिक पीरियड की। ठीक है, दोनों की देखेंगे। आगे देखते हैं हूवर आर्यंस। आर्यंस कौन थे ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही आर्यंस वाले चैप्टर में। ठीक है। हमने एक देखा कि मैक्स म्यूलर हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा मिडिल एशियन आर्यंस थे। ठीक है। मिडिल एशिया से आए लोगों को क्या बोला गया, मिडिल एशियन आर्यंस बोला गया। मध्य एशिया से आए हुए लोगों को मैक्स म्यूलर ने कहा क्या कहा, आर्यंस बोला। ठीक है। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्यंस को आर्कटिक का माना गया है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्यंस जो थे वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक सर्कल से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, आर्कटिक सर्कल से आए थे। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि तिब्बतियन जो बोला गया आर्यंस को वो किसने बोला, तो वो दयानंद सरस्वती द्वारा बोला गया तिब्बतियन, यानी कि तिब्बती बोला गया किसे, आर्यंस को, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो स्टेटमेंट में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। स्टेटमेंट में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि मध्य एशियाई आर्यंस किसने कहा, तो वो किसने कहा, मैक्स मिलियर ने। ठीक है। आर्कटिक किसने बोला आर्यंस को, वो बाल गंगाधर तिलक ने बोला। तिब्बती किसने बोला, दयानंद सरस्वती जी ने बोला आर्यंस को। ठीक है। ये आप स्टेटमेंट है याद रख लीजिएगा आर्यंस से रिलेटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट रिवर्स, कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपकी सिंधु नदी है, मेन रिवर माना जाता है इसे। ठीक है। उसके बाद में झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी रिवर है, ब्यास रिवर है और सतलज रिवर है। ठीक है। लेकिन इन्हें ऋग्वैदिक पीरियड में यानी कि ऋग्वैदिक काल में इन रिवर्स को क्या बोला जाता था। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ? दीपिका, शिवी, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं काफी फास्ट पढ़ा रहा हूँ? नहीं, पेस ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। यानी कि ये 6 नदियां हैं, कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स हैं किसकी, ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में 6 इंपोर्टेंट रिवर्स थी आज की डेट में, जिन्हें सिंधु नदी बोला जाता है, झेलम नदी बोला जाता है, चेनाब बोला जाता है, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है। जो सिंधु नदी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको, सिंधु नदी के ही ये पांचों क्या हैं, सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदी हैं सिंधु नदी की ही पांचों, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और
सतलज। ठीक है, इन 5 नदियों से एक स्टेट पूरा कवर हुआ है। वो कौन सा स्टेट है, कोई बता सकता है? उस स्टेट का नाम भी इन्हीं 5 रिवर्स के कारण पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें ये 5 रिवर फ्लो करती हैं? अंशु, शिवी, दीपिका, कोई बता सकता है आप में से? इन 5 में से 5 रिवर, पंजाब, बिल्कुल सही, पंजाब। ठीक है, पंजाब 5 नदियों के दोआब के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, पंजाब पड़ा है। 5 नदियों का क्या है, ये दोआब है। ठीक है, दोआब कहते हैं फर्टाइल लैंड को। ठीक है, फर्टाइल लैंड को बोलते हैं दोआब। इन 5 नदियों के दोआब के कारण ही इसे क्या बोला गया है, 5 पंजाब। पंच को क्या बोलते हैं आपका, 5। ठीक है, संस्कृत में। और दोआब, दोआब का क्षेत्र है ये, तो इसे क्या बोला गया है। और सिंधु नदी जो है, इसी की क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। सिंधु नदी की ही 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक, यही आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। क्योंकि रीजन जो था आपका, स्ट्रेच देखा आपने, यहाँ आप स्ट्रेच देखते हैं, ये नॉर्थ में आपका पूरा नॉर्थ, इस वाले पार्ट में ही मैक्सिमम क्या है आपका स्ट्रेच है। ठीक है, इस वाले पार्ट में ही क्या है आपका मैक्सिमम स्ट्रेच है। और इसी पार्ट में आपको ये 5-6 रिवर मैक्सिमम देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इन्हीं नदियों को क्या बोला गया है। तो सिंधु नदी को बोला गया है ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु। क्या बोला गया है, सप्त सिंधु। ठीक, ऐसे ही झेलम नदी को बोला गया है वितस्ता। क्या बोला गया है, वितस्ता। चिनाब रिवर को बोला गया है अस्किनी। चिनाब रिवर को क्या बोला गया है, अस्किनी। रावी रिवर को 2 नाम दिए गए हैं, परुषिनी और रावत। परुषिनी और रावत। ऐसे ही आपका बियास नदी को बिपाशा बोला गया है और सतलुज रिवर को सतोदरी बोला गया है। ठीक, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी से हम आप इजीली याद रख सकते हो कि सिंधु को सप्त सिंधु, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुषिनी एरावत और ब्यास को बिपाशा, सतलुज को शतोदरी। ठीक है, रावी को एरावत भी इस एक आपका माइथोलॉजिकल फैक्ट है कि जो एरावत वो मिला था हाथी इंद्रदेव को, वो रावी रिवर से मिला था। ठीक है, कहाँ से मिला था, रावी रिवर से, मंथन के दौरान। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखते हैं नेक्स्ट है आपका सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना। ऋग्वैदिक काल की अरेबियन सी में गिरती है क्या ये रिवर्स? हाँ बिल्कुल, अरेबियन सी में इनका क्या रहता है, जो बनता है इनका अरेबियन सी में ही ये सारी रिवर्स जाके गिरती हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो भी आपकी कौन सी रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो कहाँ पर गिरती हैं, वो आपके अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं। डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि जो सोसाइटी का डिवीजन था, ठीक है, वो के बे ऑफ बंगाल। हाँ बिल्कुल, ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, और वेस्ट फ्लोइंग मतलब वेस्ट फ्लोइंग कहाँ पर गिरती हैं, अरेबियन सी में। तो ये जितनी भी 6 की 6 रिवर्स हैं, सिंधु है आपका, ठीक है, सतलज है, ब्यास है, ये सभी कहाँ पर गिरती हैं, ये अरेबियन सी में गिरती हैं, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है। वो हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, और हम ज्योग्राफी में जाके देखेंगे। ठीक है, रिवर्स के बारे में डीपली। डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का विभाजन 4 क्लासेस में, 4 वर्गों में हो चुका था। ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहला वर्ग था पुरोहित, जिसे प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण बोला गया। दूसरा वर्ग था राजन्य, जिसे क्षत्रिय या फिर योद्धा बोला गया। वैश्य ट्रेडर को बोला गया, और शूद्र लेबर क्लास यानी कि वर्किंग क्लास को बोला गया। All the class shared equal importance in the society. Hence, there were no discrimination in
ऋग्वैदिक सोसाइटी, यानी कि सभी जो वर्गों का इम्पोर्टेंस था वो बराबर था समाज में, और कोई भी जाति भेद या मतभेद ऋग्वैदिक सोसाइटी में नहीं हुआ करते थे। ठीक, यही मैंने हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पर। सभी वर्गों का समाज में समान महत्व था, इसलिए ऋग्वैदिक समाज में कोई भेदभाव नहीं था, यानी कि सब बराबर थे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। क्योंकि मैंने आपको एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन के साथ बताया था कि हर किसी की अपनी एक इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, ये एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। ओल्डेस्ट मेल को हेड ऑफ द फैमिली माना गया है। ठीक है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी उसे बोलते हैं जो जिसमें हेड जो हो, यानी कि मुखिया, घर का मुखिया या फिर समाज का मुखिया जो हो, वो परिवार का या समाज का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, यानी कि आदमी हो। ठीक है, यानी कि मेल हो। ठीक, हमने यही चीज कहाँ पर देखी थी? हमने उसमें देखा आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या देखा? वहां पर कैसी सोसाइटी थी, कैसा समाज था? वो मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। उसमें जो हेड होता था उसमें ओल्डेस्ट फीमेल हेड होती थी। ठीक है, तो अभी फीमेल की क्या है कंडीशन देखेंगे हम आगे अच्छे से, कि कंडीशन फीमेल को कैसी कैसी रिजिड होती चली जाएगी, यानी कि उससे जो अधिकार थे वो छिनते चले जाएंगे। ठीक है, तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, ओल्डेस्ट मेल हेड ऑफ द फैमिली कहलाता था। सिचुएशन ऑफ वुमेन, वुमेन की सिचुएशन मैंने कहा कि पहले मैट्रियार्कल थी, आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैट्रियार्कल थी, तो यहाँ पर कैसी हो गई? पैट्रियार्कियल हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं शोषण होना स्टार्ट हो गया। पर हमें अभी ये नहीं बोलेंगे कि शोषण होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वुमेन की वो काफ़ी अच्छी थी, उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, मेल के बराबर ही सोसाइटी में उसे माना जाता था, कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं थी, यानी कि सभी को बराबर का हक मिलता था। अलाउज इन सभा एंड समिति, हमने पढ़ा कि प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां, सभा और समिति, यानी कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस थे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसी तरह से यहाँ पर क्या बोला गया उन्हें? सभा और समिति बोला गया। ठीक है, एजुकेशन के लिए अलाउज थी, नो ट्रेसेस ऑफ सती, सती के कोई भी क्या नहीं मिलते हैं? ट्रेसेस नहीं प्राप्त होते। ठीक है, रिमेन अनमैरिड, अनमैरिड रह सकती थी, इच्छा के ऊपर था। अमूजा, ठीक है, अमूजा एक टर्म है जिसका मतलब होता है शी फाइट फॉर एवरीथिंग दैट शी वांट। ठीक है, वह हर उस चीज के लिए लड़ती जो वह चाहती थी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अमूजा बोलते हैं। अमूजा आपसे पूछ सकता है, तो अमूजा का मतलब होता है कि कोई भी स्त्री जो अपने हक के लिए लड़ सके, उसे अधिकार मिल सके, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? अमूजा बोलते हैं। ठीक है, तो महिलाओं की अपनी स्थिति देखी, बहुत अच्छा जीवन था, समाज में पुरुष के बराबर थी, कोई लिंग असमानता नहीं थी, सभी सभा और समिति में अनुमति थी, शिक्षा की भी अनुमति थी, सती का कोई निशान नहीं था। ठीक, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है या किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? शिवी, दीपिका, अंशु, किसी को कुछ पूछना है? नो प्रॉब्लम, आगे चलें। समझ में आया? वैसे क्लियर हुआ आपको? सिचुएशन हम ये देख रहे हैं सोशल लाइफ। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन है कहाँ का? ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता का क्या देख रहे हैं हम? सामाजिक देख रहे हैं। उसमें हमने देखा समाज में, सोसाइटी में वर्ग विभाजन देखा। ठीक है, उसके बाद हमने समाज में वर्ग विभाजन के बाद वुमेन की, यानी कि महिलाओं की स्थिति देखी समाज के अंदर। अब आगे देखेंगे हम क्या? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि राजनीतिक संरचना। 4 टीयर स्ट्रक्चर हो चुकी थी यहाँ पर। हमने आईवीसी में 3 टीयर स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है, याद है ना? अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ट्रेडर क्लास और लेबर क्लास। याद है ना? 3 टीयर स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में। किस किस को याद है? ठीक है, अच्छी बात है याद रखना भी। ठीक है, क्योंकि मैं संडे में एग्जाम लूंगा, इस बार अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो किसी के भी नंबर एक भी कटने नहीं चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं हम अच्छे से रिवाइज करते रहो, पीडीएफ पढ़ते रहो। मैं ये क्लास अगर 30 मिनट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर जाकर अच्छे से देखो, उसे लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। ठीक है, ऐसे ही हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को 4 टीयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं जन। जन आपका हाईएस्ट लेवल है, बिल्कुल।
जन आपका हाईएस्ट लेवल है, यानी कि कंट्री लेवल को क्या बोला गया, जन बोला गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जैसे आज हमारा देश भारत है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक देश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देश को क्या बोला है इन्होंने, जन बोला है, यानी कि ये हाईएस्ट लेवल है। जैसे भारत देश क्या है, देश जो है वो हाईएस्ट लेवल है, वहीं पर यहाँ पर देश की जगह क्या बोला है इन्होंने, जन बोला है। ठीक है, और जन का जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक अधिपति होगा, उसे क्या बोला है, राजन बोला है, उसे क्या बोला है, राजन बोला है। ऐसे ही विश बोला है इन्होंने स्टेट को, राज्य को, और उसके हेड को क्या बोला है, विशपति। ठीक है, क्या बोला है उसके हेड को, विश के हेड को विशपति। ऐसे ही ग्राम बोला है विलेज। ठीक है, ग्राम किसको बोला है, विलेज को बोला है। ग्राम के हेड को क्या बोला है, ग्रामीणी। ठीक है, क्या बोला है, ग्रामीणी। कुल कुल बोला है फैमिली को, और फैमिली के हेड को क्या बोला है, कुलब। और ये लोवेस्ट लेवल माना गया है आपका, क्या माना गया है, लोवेस्ट लेवल। ठीक है, अच्छे से पढ़ना राजनीतिक संरचना को, 4 ईयर स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये फिर हम चेंज देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगा, उसके बाद में बौद्धिज्म के दौरान बदल जाएगा। ठीक है, महाजनपदों के दौरान बदल जाएगा, जैनिज्म के दौरान बदल जाएगा, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपनाया है। ठीक है, वो सब तो आप एक तरफ से याद करते चलोगे तो आपको याद रहेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपसे एग्जाम में जाके। ठीक है, एग्जाम में जाकर कई प्रकार से कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपको लास्ट में कुल बिल्कुल निकाल देंगे इसमें 40 स्ट्रक्चर से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुल को हटा दिया जाएगा यहाँ से। ऐसे ही हम महाजनपदों में पढ़ेंगे तो उसे 6 ईयर स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको याद भी रखना है। उसी हिसाब से इनके नाम भी बदल जाएंगे, हेड के, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम बदल जाएंगे। जन को राजन बोला है, ठीक है, फिर कहीं पे जन को सम्राट बोला जाएगा, कहीं पे राजन की जगह और कुछ बोला जाएगा। ठीक है, तो वो लोकेशन के हिसाब से भी वेरी करता है। मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि लोकेशन के हिसाब से किस प्रकार से वेरी करता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे भी, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। स्तरीय संरचना, जन को देश, देश को जन बोला गया है, जिसमें राजन जो है उच्चतम न्यायाधीश है। ठीक है, उच्चतम हेड है, उच्चतम स्तर क्या माना गया है, जन माना गया है। राज्य को क्या बोला है इन्होंने, विश बोला है, और उसके हेड को क्या बोला है, विशपति। गांव को क्या बोला है, ग्राम बोला है, और ग्राम के हेड को ग्रामीण बोला है। ठीक है, कुल बोला है किसे, परिवार को कुलप बोला है, कुल के हेड को, जो निम्नतम स्तर माना गया है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, ये हम देख चुके हैं। स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ वुमेन है। नो रन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हाईएस्ट टैक्स देना पड़ता था राजन को, जो बाली कहलाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वो ऋग्वैदिक काल का या वैदिक काल का कोई एक कर बताओ। ठीक है, यानी कि जो कर के रूप में वसूलते थे, या फिर वो बताओ कि कर के रूप में, बाली के रूप में किसे वसूला जाता था। तो वो गाय को, गाय के रूप में कर वसूला करते थे, और उस कर को क्या बोलते थे, बाली बोलते थे। कर बहुत याद रखने हैं। ठीक है, हर किसी राज्य का, हर किसी राजा का आपको अलग अलग नाम से कई प्रकार के कर देखने को मिलेंगे। तो कर आपको याद रखने हैं, टैक्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। प्रशासन चालकों ने चलाने के लिए राजा को देने वाला, दिया जाने वाला उच्चतम कर बाली के नाम से जाना जाता था। बाली को गाय के रूप में प्रदान किया जाता था। ठीक है, बाली को किस रूप में प्रदान करते थे, गाय के रूप में। ठीक है, जिसके पास, जिस राजा के पास सबसे ज्यादा गाय होती थी, वो सबसे धनी राज्य माना जाता था। ठीक है, तो गाय का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गाय की इम्पोर्टेंस, गाय के लिए सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक काल में गाय के लिए ही सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, युद्ध भी हुए हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर, 4 ईयर स्ट्रक्चर क्लियर। ठीक है, टैक्स क्लियर आपको, किस रूप में लिया जाता था, टैक्स का नाम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं, इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं यहाँ पर।
आर्थिक जीवन देखते हैं वैदिक पीरियड का। मेन ऑक्यूपेशन यानी कि मेन व्यवसाय जो था एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, ठीक है। सबसे ज्यादा कृषि प्रधान साम्राज्य बना ये। एग्रीकल्चर देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप मानी गई बार्ले। टैक्स बाली, बिल्कुल टैक्स इन द फॉर्म ऑफ काउ, ठीक है। बार्ले, अगर किसी के पास गाय ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि उस समय पर संपन्न व्यक्तियों के पास ही केवल गाय हुआ करती थी। तो अगर किसी के पास गाय नहीं है तो वो कर के रूप में क्या देगा, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बल्कि मुझसे भी पूछना चाहिए था कि सर अगर किसी के पास गाय नहीं है तो वो कर के रूप में राजा को क्या प्रदान करेगा। तो वो कर के रूप में, कर के जगह पर वो क्या प्रदान कर सकता है, अपनी जमीन प्रदान कर सकता है किसको, राजा को, अगर उसके पास क्या नहीं है, गाय नहीं है। क्योंकि उस समय पर क्या था, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, तो गाय के बाद अगर किसी की ज्यादा अहमियत थी तो वो किसकी थी, एग्रीकल्चर की, ठीक है। और गाय को जो बोला गया है वो ऋग्वैदिक काल में अघन्य बोला गया है। क्या बोला गया है, अघन्य बोला गया है। ये याद रखना आप कि गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या बोला गया है, अघन्य बोला गया है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप बार्ले यानी कि जौ को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप माना गया है। ऋग्वैदिक काल में इसे यव बोला करते थे। क्या बोला करते थे, यव बोला करते थे जौ को, ठीक। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में हमने देखा कि गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाय की सबसे ज्यादा क्या करते थे, पशुपालन के रूप में गाय का सबसे ज्यादा पालन किया जाता था, ठीक है। अगन्य बोला गया है गाय को, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। रिलेटेड वर्ड्स, गोमत, गोमत बोला गया है रिच पर्सन को, ठीक है। अमीर व्यक्ति को क्या बोला गया है, गोमत बोला गया है। शाम के समय को क्या बोला गया है, गोधूली। क्या बोला गया है, गोधूली। गेहूं को क्या बोला गया है, गोधन। गेस्ट को क्या बोला गया है, गोहन। और वॉर, युद्ध को बोला गया है गोविष्ठी। युद्ध को क्या बोला गया है, गोविष्ठी। आर्थिक जीवन हम देख रहे हैं इसी को। मुख्य व्यवसाय ने देखा कृषि समाज, कृषि प्रधान साम्राज्य था, ठीक है। कृषि सबसे महत्वपूर्ण फसल हम देखी जौ, ऋग्वेदिक नाम है इसका यवी या यव, ठीक है। पशुपालन, गाय, गाय को बोला गया अगण्य, गाय को क्या बोला गया, अगण्य। संबंधित शब्द, गोमत, धनी व्यक्ति को क्या बोलते थे, गोमत बोलते थे। शाम के समय को गोधूली बोला गया। गेहूं को गोधुन बोला गया और अतिथि को गोहन बोला गया। और वॉर यानी कि युद्ध को बोला गया गोवस्ती, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वॉर वॉज फॉट फॉर काउ। सर्वाधिक जो युद्ध थे वो किसके लिए लड़े गए, वो गाय के लिए लड़े गए, ठीक है। गाय के संरक्षण के लिए, गाय को पाने के लिए। मैंने आपको बताया कि जिसके पास, जिस भी राजा के पास सबसे ज्यादा गाय हुआ करती थी वही सबसे धनी साम्राज्य भी माना जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक लाइफ में किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इकोनॉमिक लाइफ या फिर वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में, वैदिक सभ्यता में किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर ये आपका वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाता है। हम एक बार ओवरव्यू वाली लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ऋग्वेदिक सभ्यता देखी हमने पूरी, ठीक है, जिसमें हमने स्ट्रेच देख लिया। स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ में हिमालयाज, वेस्ट में आपका है क्या नाम है, अफगानिस्तान, ईस्ट में आपका यमुना, साउथ में आपका विंध्याचल। आर्यंस देखे, आर्यंस से रिलेटेड स्टेटमेंट देखे। मैक्स व्हीलर ने इन्हें क्या बोला, मैक्स व्हीलर ने इन्हें, बताइए, मैक्स व्हीलर ने इन्हें क्या बोला है, मैक्स व्हीलर ने इन्हें आर्कटिक नहीं, उससे बोला गया है आपको मैक्स व्हीलर द्वारा कि ये कहाँ से आए हैं आपके, कहाँ से आए हैं, मैक्स व्हीलर द्वारा क्या बताया गया कि ये सभी जो आए हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है। कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से, मिड एशिया, बिल्कुल, मध्य एशिया से। वैसे ही हमने क्या देखा, ये उल्टा पुल्टा क्या निकाल दिया।
ऐसे ही हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट रिवर्स देखी, 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सिंधु रिवर है, झेलम, ताप्ती, रावी, ब्यास, सतलज। उल्टा दिख रहा है सब, अब भी उल्टा दिख रहा है, उल्टा तो नहीं दिखना चाहिए। नहीं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रिवर्स देखी हमने, 6 इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। सोशल स्ट्रक्चर देखा हमने, सोशल स्ट्रक्चर 4 टियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा हमने, हमने वुमेन कंडीशन देखी यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद हमने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखा, ठीक। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री है, गाय से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, ठीक है। गाय को अघन्य बोला गया है, गाय के लिए काफ़ी युद्ध हुए हैं। टैक्स देखा हमने, ऋग्वैदिक काल का टैक्स एकमात्र बाली टैक्स है जो गाय के रूप में प्रोवाइड किया जाता है राजा को, ठीक है। अगर गाय ना हो तो अपनी भूमि के द्वारा टैक्स भर सकते हैं आप, ठीक। तो ये तो हो गया आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी का कंप्लीट, यानी कि ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक। आज हम वैदिक पीरियड पूरा खत्म कर देंगे। कल से हम जैन धर्म, बुद्ध धर्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, ठीक है, इन्हीं सभी को देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद, आपके मगध, इसी तरह से काफ़ी सारे 16 महाजनपद थे आपके, ठीक है। पूरे महाजनपद खत्म करेंगे और आपका लगभग लगभग 20 दिन में पूरा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, ठीक है। तो अपना रिवीजन साथ के साथ रखिए, कोई भी काम नेक्स्ट डे के लिए मत छोड़िए। ये सोचिए कि आपको जो पढ़ना है इसी क्लास में पढ़ना है, सभी इसी क्लास में कवर हो जाता है, तो आपको यहीं पर अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर भी अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपको रिवीजन की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन रिवीजन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो हाँ जी, एग्ज़ाम भी जल्दी है, बिल्कुल एग्ज़ाम जल्दी है, उसी के हिसाब से हम फास्टली अपना कवर करेंगे। और केवल एग्ज़ाम से प्रोस्पेक्टिव से ही नहीं, हम उस प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे कि हमारा कोई टॉपिक भी छूटे ना, और हमारे समझ में भी सब आ जाए, हमारा एग्जाम्स में भी कुछ ना छूटे, कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए वो हमारे पढ़े हुए से छूट ना जाए, ठीक है। उसी हिसाब से हम अपना पेस रखेंगे। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जो आपका 1000 बीसी से 600 बीसी है, ठीक है। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, 1000 बीसी में ही किसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, आयरन का इंट्रोडक्शन हो चुका था, ठीक है। यानी कि लोहे का इंट्रोडक्शन हो चुका था 1000 बीसी में। 1000 बीसी में क्या हो चुका था, आयरन एज भी चालू हो गई थी आपकी, ठीक है। कौन सी एज चालू हो गई आपकी, आयरन एज चालू हो गई, कहाँ से, 1000 बीसी से, ठीक है। और सबसे पहले जो आयरन प्राप्त हुआ वो आपको कर्नाटका से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ आपको आयरन, सबसे पहले कर्नाटका से, ठीक है। याद रखोगे ये सभी क्वेश्चन, आपको याद रखने पड़ेंगे ये क्वेश्चन, मैंने आगे दिए भी हैं, फिर भी आप याद रखना। 1000 बीसी कर्नाटका में आयरन पाया गया, ठीक है। ये इसका भी स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ में हिमालय, साउथ में विंध्याचल, ईस्ट में आपका यमुना रिवर बिहार, और वेस्ट में आपका अफगानिस्तान, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच के बाद देखेंगे सोशल लाइफ स्ट्रक्चर, सामाजिक जीवन संरचना, लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। यहाँ पर सोशल डिवीजन जो था वो कास्ट बेस्ड हो चुका था, यानी कि हेरिडेटरी हो चुका था। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से था, वो वर्क के हिसाब से था, कार्य के हिसाब से था। लेकिन अब क्या है, अब आपका फिक्स हो चुका है, हेरिडेटरी हो चुका है, यानी कि वंशानुक्रमण हो चुका है। यानी कि आप वंश के हिसाब से, जैसे अभी चल रहा है आपका, तो हेरिडेटरी बेस पर चल रहे हैं आप लोग भी, तो वैसे ही ये कहाँ पर हो चुका था आपका, उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो चुका था। कहाँ पर हो चुका था, उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण को बोला गया प्रीस्ट यानी कि पुजारी, क्षत्रिय वॉरियर यानी कि योद्धा, वैश्य ट्रेडर यानी कि व्यापारी, शूद्र लेबर यानी कि मजदूर। याद रखने वाली बात केवल इतनी है सोशल लाइफ स्ट्रक्चर सोशल डिवीजन में, कि ये आपका हेरिडेटरी यानी कि जाति आधारित हो चुका है। अब अगर आप ब्राह्मण के घर जन्म लेते हो तो ब्राह्मण ही कहलाओगे, चाहे आपको
पूजा पाठ करनी, कोई मंत्र आता हो या नहीं आता हो। क्षत्रिय चाहे आप कितने भी कायर हो, अगर आपने क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया तो आप क्षत्रिय ही कहलाओगे। वैश्य चाहे आपको दो दूनी चार भी नहीं आता हो, लेकिन आप तब भी क्या कहलाओगे, व्यापारी ही कहलाओगे। शूद्र चाहे आप ब्राह्मण के बराबर बुद्धिमान हो, या क्षत्रिय के बराबर शक्तिमान हो, या वैश्य के बराबर व्यापारी हो, लेकिन फिर भी आप क्या ही कहलाओगे, शूद्र ही कहलाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, हेरिडेटरी बेस्ड हो चुका है आपका क्या, सोशल डिवीजन। तो ये काफी अब काम के आधार पर नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, काम के आधार पर नहीं रहा। ठीक है, काम के आधार पर कहाँ पर था, आईबीसी में और ऋग्वेदिक काल में। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी। तो 1000 बीसी से अब तक क्या हो गया, कास्ट बेस्ड हो चुका है, यानी कि रिजिड हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो हमारे वेदों में लिखा गया है, हमारे वेदों में ये लिखा गया है कि कर्म के बेस पर किसी की भी जाति निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, हमारे वेदों में क्या लिखा गया है, कर्म के बेस पर किसी की भी जाति निर्धारित होनी चाहिए, ना कि हेरिडेटरी बेस पर। ठीक है, ये हमने देखा, फोर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लाइफ डिवीजन, ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा सोशल लाइफ डिवीजन। ठीक है, ये क्या देखा हमने, सोशल लाइफ डिवीजन। अब देखते हैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए। ठीक है, एक व्यक्तिगत जीवन प्रभाग भी स्टार्ट हो चुका था कि प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से अपना जीवन किस स्टेजेस में, चार भागों में, चार जीवन शैली में शुरू कर दिया गया था कि इस तरह से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, 1 से 25 साल तक के आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 25 से 50 तक आपको गृहस्थी का पालन करना है, 50 से 75 तक आपको वानप्रस्थ का पालन करना है, और 75 से 100 तक आपको संन्यास का पालन करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से कन्वर्ट होगा या किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिविजुअल लाइफ डेज है। इसमें हम देखते हैं कि 1 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष गृहस्थी, और 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल तक संन्यास आपका। ठीक है, आप तपस्या करेंगे 75 से 100 साल के बीच में। ठीक है, आगे चलें, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत उत्तर वैदिक काल में? No. समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ समझ ना आ रहा हो, केवल आपको। ठीक है, चलो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल एकदम मैसेज डालिए या फिर स्पीकर ऑन करके अपना बता दीजिए कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, या इसे दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग पढ़ रहे हैं, आपके लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका समझना बहुत ज़रूरी है, टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वुमेन की स्थिति, हमने वैदिक काल में वुमेन की स्थिति देखी, अब देखेंगे उत्तर वैदिक काल में वुमेन की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, यानी कि खराब हो चुकी है, वर्स, यानी कि बेकार हो चुकी है। पहले हमने क्या देखी थी, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी का वो था। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, यानी कि एजुकेशन में भी हिस्सा नहीं लिया जाने दे रहा है। कौन, यहाँ के समाज के लोग। ठीक है, नॉट अलाउड इन सभा एंड समिति, हमने देखा कि पार्लियामेंट की जो दो हाउसेज हैं, सभा और समिति, उनमें भी किसी भी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सभा और समिति के किसी भी सेशन में कोई भी स्त्री का आना वर्जित था। ठीक है, किसी भी स्त्री का आना क्या था, वर्जित हो गया था सभा और समिति में, और ना ही वो सभा और समिति के मेंबर्स को चुन भी सकती थी। ठीक है, चुन भी नहीं सकती थी, यानी कि इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी सभा और समिति के। क्लियर?
पोलीगैमी, पोलीगैमी का मतलब होता है एक से अनेक विवाह। ठीक है, जो आपकी पांचाली थी सर, रिकॉर्डेड क्लास को आप ऐप पर डाल देना। हाँ, ऐप पर तो मैं डालूंगा ही, मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं अच्छे से। आप चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। पोलीगैमी बोला है बहुविवाह। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ विवाह भी करना वर्जित हो गया था यहाँ पर स्त्रियों के लिए। नॉट रिमेन्ड अनमेरिड, लेकिन यहाँ पर क्या, पुरुष जो थे वो एक, मुझे क्लास से लीव होना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आप पढ़ लीजिए। पोलीगैमी, पोलीगैमी बहुविवाह, लेकिन पोलीगैमी किसके लिए अलाउ था, मेल के लिए अलाउ था। नॉट रिमेन्ड अनमेरिड, अब वो जो स्त्रियां थी पहले अविवाहित रह सकती थी, लेकिन अब वो अविवाहित भी नहीं रह सकती, उन्हें विवाह करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपकी जो महिलाओं की सिचुएशन है वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि जो आपके रिजिड कंडीशन हो चुकी थी, यानी कि कट्टरता आ चुकी थी, विविधता आ चुकी थी, वेदों को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जा रहा था, वेदों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक जीवन देखेंगे, लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार से चल रहा था। एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड आपका आर्थिक जीवन था। एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड आपका आर्थिक जीवन था, यानी कि लोग जो निर्भर थे वो कृषि और पशुपालन पर मेनली निर्भर थे। ठीक है, technological advancement was developed due to introduction of iron in 1000 BC in धरवाल कर्नाटका। ये मैंने आपको बताया था कि 1000 BC में धरवाल कर्नाटका में क्या हो चुका था, इंट्रोडक्शन हो चुका था आयरन का, यानी कि आपका लोहे की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, वो कहाँ पर, ये आप याद रखना कि लोहा आपको 1000 BC में देखने को मिला धरवाल के कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटका के धरवाल डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या देखने को मिला, लोहा देखने को मिला। ठीक है, इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि आपके हल वगैरह बनने लगे कृषि के लिए, और भी काफी सारे दरांती वगैरह ये सभी चीजें बनने लगी कृषि के लिए। तो इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, यानी कि कृषि में सुधार आया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इकोनॉमिक लाइफ में, आगे देखें। यहाँ पर है राजनीतिक संरचना। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हमने इससे पहले देखा था कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 4 टीयर स्ट्रक्चर है आपकी, 4 टीयर स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, 4 टीयर स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या है, 5 टीयर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या है, 5 टीयर स्ट्रक्चर है। ठीक, कुल बोला गया आपके किसको, मैंने बताया था कुल बोला है फैमिली को। ठीक है, ग्राम बोला है विलेज को, ग्राम किसको बोला है, विलेज को। विश बोला है आपका डिस्ट्रिक्ट को या फिर स्टेट को। यहाँ पर किसको बोला है, यहाँ पर विश बोला गया है डिस्ट्रिक्ट को, और जन बोला गया है किसको, स्टेट। ठीक है, जन किसे बोला गया है, स्टेट को बोला गया है। और जनपद किसे बोला गया है, जनपद बोला गया है आपके राज्य को। ठीक है, किसे बोला गया है, राज्य या फिर राष्ट्र को। यहाँ पर जनपद, जनपद ही उनके लिए क्या था, राष्ट्र था। क्या था, राष्ट्र था। ठीक है, जनपद ही क्या था यहाँ पर उनके लिए, राष्ट्र था। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ तक किसी को। हेड ऑफ जनपद क्या बोला गया, वंस मोर। ठीक है, शिवी हमने देखा था इससे पहले 4 टीयर, यानी कि वैदिक काल में 3 टीयर स्ट्रक्चर था, 4 टीयर स्ट्रक्चर था। ठीक है, सबसे ऊपर आता था आपका कुल, मतलब सबसे ऊपर आता था आपका जन, जिसको राजन्य या फिर राजा हेड करता था। ठीक है, उसके बाद आता था विश, जिसे विशपति हेड करता था। ऐसे ही ग्रामीण ग्राम को हेड करता था, और वैसे ही कुल किसको हेड करता था, विलेज को हेड करता था। ठीक है, कुल आपका विलेज को हेड करता था। कुल कहते हैं विलेज या फिर फैमिली को।
ठीक है, यानी कि एक समुदाय को। इसी तरह से सबसे पहले फैमिली आती है, परिवार आता है, परिवार से क्या बनते हैं, गांव बनता है। ठीक है, गांव से क्या बनता है आपका, जिला बनता है, जिले से क्या बनते हैं, जिले से आपके स्टेट बनते हैं, और स्टेट से आपके क्या बनते हैं, कंट्री बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, सीढ़ी क्लियर हुआ। पहले फैमिली, फैमिली से बना आपका गांव, गांव से बना आपका क्या, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बना आपका स्टेट, स्टेट से बना आपका कंट्री। ठीक, इसी तरह से याद रखना है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और जनपद। ठीक है, हेड ऑफ जनपद बोला गया अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में हेड को क्या बोल रहे थे, जनपद के हेड को नॉर्थ में क्या बोल रहे थे, विराट। क्या बोल रहे थे, विराट, या फिर विराट राज। ठीक है, क्या बोल रहे थे, विराट या फिर विराट राज। ईस्ट में बोल रहे थे सम्राट। ईस्ट में क्या बोल रहे थे, सम्राट। वेस्ट में बोल रहे थे सवराट। ठीक है, वेस्ट में क्या बोल रहे थे, सवराट या फिर सम्राट। ठीक है, वेस्ट में सवराट या फिर सम्राट। तो साउथ में बोल रहे थे भोज। आपने कहावत भी सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू देवी। ठीक है, तो राजा यानी कि किंग को ही क्या बोल रहे थे, वेस्ट में, साउथ में भोज। ठीक है, राजा भोज कहाँ के, साउथ के थे। ठीक है, मोनार्की वॉज सिचुएटेड इन स्टार्टेड इन लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, मोनार्की बोलते हैं राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र जो था आपका स्टार्ट हो चुका था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा इंडिपेंडेंटली राजा आ चुके थे। ठीक है, 16 महाजनपद डेवलप हुए उत्तर वैदिक काल में ही। ठीक है, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। वो हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बुद्ध धर्म और आपके शैविज्म और वैष्णविज्म के बाद में। ठीक है, महाजनपद का पढ़ेंगे इनके बाद में, धर्म के बाद में। ठीक है, कुरु प्लस भारत, उसे बोला गया कुरु जनपद। ठीक है, कुरु जनपद आपका सबसे बड़ा जनपद था मगध के बाद। ठीक है, मगध के बाद या मगध से पहले सबसे बड़ा जनपद जो था वो आपका उत्तर वैदिक काल में कुरु जनपद था। ठीक है, कुरु जनपद, आपके जो किंग पोरस थे वो इसी जनपद से रिलेटेड थे। ठीक है, किससे रिलेटेड थे, आपके इसी जनपद से रिलेटेड थे। कौन थे इसी जनपद से रिलेटेड, किंग पोरस, जिन्होंने अलेक्जेंडर को युद्ध में हराया था। ठीक है, सिकंदर को युद्ध में हराने वाले कौन थे, किंग पुरस थे, किंग कुरु। और वो कहाँ के थे, किस कुरु जनपद के थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुल, ग्राम, विश्व, जन और जनपद। ठीक है, नॉर्थ में विराट बोला गया है राजा को, ईस्ट में सम्राट बोला गया है, वेस्ट में सावरत बोला गया है, और साउथ में भोज बोला गया है। राजशाही की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। रिलीजन, एमरजेंस ऑफ डिवोशन ऑन त्रिदेव स्टार्टिंग। ठीक है, यानी कि त्रिदेव यानी कि त्रिदेवों की पूजा क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, त्रिदेव कौन थे, प्रजापति ब्रह्मा को बोला गया है, रुद्र शिवा को बोला गया है, और नारायण किसको बोला गया है, विष्णु को बोला गया है। नारायण किसको बोला गया है, विष्णु को बोला गया है। रुद्र यानी कि पशुपति। ठीक है, हमने पशुपति नाथ सील देखी थी। ठीक है, आप ये बताइए कि हमने पशुपति नाथ सील को किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर में प्राप्त किया था या देखा था, बताइए जल्दी कौन, आईवीसी के किस नगर में, आईवीसी में तो देखा था हमने, आईवीसी के किस नगर में मिली थी हमें पशुपतिनाथ सील, जल्दी बताइए। हड़प्पा गलत, सोच समझकर बताइए। आईवीसी के किस नगर में हमें पशुपतिनाथ सील प्राप्त हुई थी, शिवी, अंशु, सोचकर बताइए जल्दी। मोहनजोदारो, बिल्कुल मोहनजोदारो में हमें पशुपतिनाथ सील देखने को मिली थी। और मुझे ये बताइए कि पशुपतिनाथ सील पर कितने एनिमल्स
हुआ करते थे? जल्दी बताइए। 5, 5 बिल्कुल सही। 5 एनिमल्स इनबिल्ड थे पशुपतिनाथ झील पर, ठीक है। यहाँ पर ही क्या देखने को मिला कि यज्ञ जो थे वो स्टार्ट हुए आपके लेटर वैदिक पीरियड में। यज्ञ कहाँ पर स्टार्ट हुए? लेटर वैदिक पीरियड में। और यज्ञ हमें किस वेद में देखने को मिलते हैं? यज्ञ हमें किस वेद में मिलते हैं? जल्दी बताइए, यज्ञों के बारे में किस वेद में हमें पता लगता है? फटाफट बताइए आप लोग कि यज्ञों के बारे में हमें किस वेद में पता लगता है? ऋग्वेद गलत। क्या हो गया है आप लोगों को? ऋग्वेद गलत, बिल्कुल गलत। ऋग्वेद में कहाँ हमने यज्ञ देखे? ऋग्वेद ऋग्वेद में तो हमने देखा कि भगवान और देवी देवताओं के बारे में लिखा गया है, ठीक है। यजुर्वेद। बिल्कुल, यजुर्वेद में हमें यज्ञों के बारे में देखने को मिलता है, ठीक। ऐसे ही आपके कम से कम 18 इम्पोर्टेंट यज्ञ थे जो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट यज्ञ थे, उनके बारे में मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। शिवी, कुछ बोलना है? यज्ञ इम्पोर्टेंट 18 यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। 18 यज्ञ आयोजित किए जाते थे। कहाँ पर? आपके उत्तर वैदिक काल में। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट यज्ञ हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है और वाजपेयी यज्ञ है। ये 3 आपके इम्पोर्टेंट यज्ञ हैं। इनके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको कि जो अश्वमेध यज्ञ था वो आपका डायनेस्टी एक्सपेंशन यानी कि साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता था? उसमें एक घोड़े को दौड़ाया जाता था अलग अलग राज्यों में, ठीक। ऐसे ही आपका राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ आपको कब किया जाता था? जब आपका राज्य अभिषेक होने वाला हो, ठीक है। राज्य अभिषेक के दौरान कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ, ठीक। ऐसे ही आपका वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? चैरोइट रेस होती हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? चैरोइट यानी कि रथों की दौड़ हुआ करती थी। ये किस लिए किया जाता था? ये लोगों में हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी यानी कि लोगों में खुशी के कारण किया जाता था, ठीक है। किसी त्योहार पर, किसी धार्मिक कल्चरल एक्टिविटीज पर क्या किया जाता था? आपका वाजपेयी यज्ञ किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। स्मृति। स्मृति से पहले मैं आपको लिटरली कुछ एक दो चीजें बता देता हूँ, ठीक है, जो आपका पता होना जरूरी है। अरण्यक, अरण्यक होता है आपका, अरण्यक बोलते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। एक ऐसा लिटरेचर जिसमें जंगल के बारे में यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में, जंगल के बारे में लिखा गया हो, उसे बोलते हैं अरण्यक। उस लिटरेचर का क्या नाम है? अरण्यक नाम है, ठीक है। अरण्यक के 7 पार्ट हैं यानी कि 7 बुक्स में डिवाइडेड है अरण्यक, ठीक है। इसमें वेदों के बारे में लिखा गया है, वेदों के आर्काइवल के बारे में लिखा गया है, यानी कि इसमें 2 आर्काइव सोर्सेज के बारे में लिखा गया है। एक तो हाउ टू गेट नॉलेज, हाउ टू गेट बाय एक्शंस, ठीक है। यानी कि हम ज्ञान को 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते थे। एक तो ज्ञान मार्ग से, ठीक है। हम सिद्धि किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? 2 तरह से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, एक तो ज्ञान के मार्ग से और दूसरा कर्म के मार्ग से, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पर बताया गया है? ये हमें अरण्यक में बताया गया है, ठीक है। हम सिद्धि 2 मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के मार्ग से और कर्म के मार्ग से। ये कहाँ पर बताया है हमें? ये हमें अरण्यक में बताया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। उपनिषद, ठीक है। उपनिषद होते क्या हैं? उपनिषद जो टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि जो आपके टेक्स्टों यानी कि जो आपके वेदों का अंतिम टेक्स्ट हैं, वो कहाँ पर लिखे गए हैं? वो उपनिषदों में लिखे गए हैं, ठीक है। वो कहाँ पर लिखे गए हैं? वो आपके उपनिषदों में लिखे गए हैं। इन्हें कंक्लूजन भी बोला जाता है। वेदों का क्या बोला जाता है? कंक्लूजन। क्या बोला जाता है? वेदों का कंक्लूजन बोला जाता है। किसे बोला जाता है कंक्लूजन? उपनिषद को। किसे बोला जाता है?
उपनिषद को क्या बोला जाता है, वेदों का कंक्लूजन बोला जाता है। ठीक, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं? 108 टोटल नंबर ऑफ उपनिषद हैं। ठीक है, कितने उपनिषद हैं? टोटल नंबर ऑफ उपनिषद 108, 108 आपके क्या है, उपनिषद हैं। अरण्यक कितने हैं आपके? अरण्यक 7 है, उपनिषद 108 हैं, वेद आपके 4 हैं। ठीक, मेजर जो उपनिषद हैं वो आपके 12 हैं। ठीक है, मेजर उपनिषद जो हैं आपके 12 हैं। सत्यमेव जयते जो नेशनल मोटो लिया गया है वो आपका उपनिषद से लिया गया है, और वो कौन सा उपनिषद है? मुंडा मुंडा उपनिषद। उपनिषद। क्या शिवी? मुंडक। जयते मोटो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट उपनिषद हो जाता है। टोटल मेजर इंपोर्टेंट उपनिषद कितने हैं? 12। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है द्वारा बैठकर। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है क्या, कि गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ठीक है, गुरु के सामने डायरेक्ट कनेक्शन में आकर ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ये इसका क्या है, लिटरली मीनिंग है, टू अटेन द नॉलेज बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरु। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? उपनिषद बोलते हैं। वेद, वेद के बाद उपवेद, उपवेद के बाद आपका उपनिषद। ठीक है, वेद में क्या है? थ्योरी है। उपवेद में क्या है? थ्योरिटिकल क्या है? प्रैक्टिकल है। ठीक है, थ्योरी का क्या है? प्रैक्टिकल है। और उपनिषद में क्या है? रिजल्ट है उस प्रैक्टिकल का। ठीक है, रिजल्ट किसमें है? उपनिषद में। ठीक, तो वेद, उपवेद और उपनिषद। वेद आपका थ्योरी है, ऐसे ही आपका उपवेद क्या है? प्रैक्टिकल है। और उसका रिजल्ट कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? आपका उपवेद, उसमें उपनिषद में। ठीक, अब पढ़ते हैं स्मृति। तो स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति बोला गया है लॉ बुक को। ठीक है, लॉ बुक ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें वैदिक सिविलाइजेशन के, वैदिक सभ्यता के क्या लिखा, जैसे हम ऑनलाइन ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे आप ऑनलाइन ले रहे हो तो इसे भी क्या बोल सकते हैं? उपनिषद बोल सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? वैदिक सिविलाइजेशन के, वैदिक सभ्यताओं के लॉ लिखे गए हैं, कानून लिखे गए हैं। स्मृति टोटल कितनी है? 20 स्मृति हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट स्मृति है आपकी मनुस्मृति। ठीक है, क्या है आपकी? मनुस्मृति, जो किसके द्वारा लिखी गई है? मनु ऋषि के द्वारा लिखी गई है। इंपोर्टेंट बुक ऑफ हिस्ट्री माना गया है इसे। ऑल्सो द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का सोर्स भी माना गया है। काफी जो चीजें हैं भारतीय संविधान में वो मनुस्मृति से ली गई हैं। ठीक है, मनुस्मृति से हमने काफी संविधान से चीजें ली हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्ट किसने किया है? डॉक्टर BAR अम्बेडकर ने आपके मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है? आर्किटेक्ट किया है। इसे आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे क्या भी बोला जाता है? मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? स्मृति याद रखना, पूछ लेता है क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्मृतिज हैं आपकी 20। मनुस्मृति आपकी इंपोर्टेंट स्मृति है, क्योंकि इसे लॉ बुक माना गया है। किसका? नो, क्या क्या नो, बताइए आप। नो डाउट, अच्छा नो डाउट, मुझे लगा कुछ मैंने गलत बता दिया। ठीक है, सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मनुस्मृति हैं। इसे लॉ बुक भी कहा गया है। मनुस्मृति स्मृति है, मनु ऋषि द्वारा लिखी गई है। ठीक, इसे इसका भी सोर्स माना गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स माना गया है, जो आपका अम्बेडकर ने आर्किटेक्ट किया है। इसे मॉडर्न मनु बोला गया है, यानी कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या भी बोला गया है? मॉडर्न मनु भी बोला गया है। ठीक, आगे देखते हैं। तो आप हिंदी में देख सकते हैं, कुल संख्या 20 है। महत्वपूर्ण स्मृति और मनुस्मृति है, मनुस्मृति द्वारा लिखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण कानून की किताब मानक अम्बेडकर ने लिखा है के रूप में जाना जाता है। किसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड इशूज अराइव। ठीक है,
उत्तर वैदिक काल के बाद में कुछ इश्यूज अराइव हुए, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर के बारे में बता देता हूँ। पुराण जो थे आपके, वो भी क्या थे, आपके इम्पोर्टेंट लिटरेचर माने गए हैं, ठीक है। पुराण पुराण बोलते हैं आपका कहानियों को, ठीक है। क्या किसे बोलते हैं? देवी देवताओं की कहानियों को क्या बोला गया है? पुराण बोला गया है। जिसमें हमें देवी देवताओं की कहानियां देखने को मिलती हैं, उसमें उसे क्या बोला गया है? पुराण बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? पुराण बोला गया है। काफी सारे पुराण हैं आपके, 18 मेजर पुराण हैं और 18 ही माइनर पुराण हैं। और इम्पोर्टेंट कुछ पुराण हैं, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण, ठीक है। ये आपके 4 इम्पोर्टेंट पुराण हैं। 18 मेजर पुराण है और 18 ही क्या है? माइनर पुराण है, याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है? एंशियंट टेक्स्ट रिलेटेड टू इमेजिनरी फेरी टेल्स सागा, ठीक है, ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेस। और इन्हें क्या बोला गया है? इन्हें ट्रूली इवेंट्स बोला गया है, ठीक है। इसमें माना जाता है जो भी लिखा है वो सत्य है, ठीक। आपका जो सबसे पुराना पुराण है वो है मैत्रेय पुराण, जो विष्णु भगवान से रिलेटेड है। कौन सा पुराण है आपका? मैत्रेय पुराण है आपका, जो विष्णु भगवान से रिलेटेड है। 4 इंपोर्टेंट पुराण बताए थे मैंने आपको, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, आपका ब्रह्म पुराण और वायु पुराण, ठीक। क्लियर? पुराण, पुराण का मतलब है जिसमें हमें देवी देवताओं के बारे में कहानी देखने को मिले, उसे क्या कहते हैं? पुराण बोलते हैं, ठीक। आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड इश्यूज अराइव, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के बाद कुछ समस्याएं आई। हमने उत्तर वैदिक काल में ही कुछ समस्याएं देख ली, उसके बाद में और समस्याएं बढ़ती चली गई, ठीक है। जैसे कास्ट सिस्टम जो था, जातिवाद, वो काफी रिजिड हो चुका था, ठीक है, यानी कि काफी कट्टर हो चुका था। एक करने लगे, एक्सप्लॉइटेशन करने लगे एक्सप्लॉइटेशन, दबाने लगे एक दूसरे पर, लगे, करप्शन बढ़ गया है कि क्या था आपका? भ्रष्टाचार काफी हद तक बढ़ गया, ठीक। मिसयूज ऑफ पावर, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय क्या करने लगे? गलत इस्तेमाल करने लगे। सभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ, वो जो काबिल नहीं थे, ठीक है, वो जो काबिल नहीं लगे, मिसयूज करने लगे पावर का, ठीक है। उन्हीं के कारण क्या हुआ? करप्शन हुआ। उन्हीं के कारण क्या हुआ? करप्शन हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा कास्ट बेस्ड सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम है, वो रिजिड क्यों हुआ, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ ये कि आपका, हमने देखा वैदिक काल में जो ब्राह्मण था कार्य के अनुसार, वो ब्राह्मण माना गया। जो ब्राह्मण कार्य के अनुसार नहीं था, उसे ब्राह्मण हमने नहीं माना, ठीक है। अगर कोई लेबर वर्क कर रहा है, ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया, तो उसे क्या माना गया? शूद्र माना गया, ठीक है। तो जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, जो राजा रह चुका है, अगर उसका पुत्र शूद्र कहा जाए, ठीक है, उसका पुत्र शूद्र बोला जाए या उसका पुत्र लेबर वर्क करे, तो उस राजा को, उस ब्राह्मण को वो चीजें पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके पुत्र में क्या नहीं है? एबिलिटी, काबिलियत नहीं है ब्राह्मण बनने की, ठीक है। तो उसने क्या करा? उसने और क्षत्रिय ने मिलके इस चीज को हेरिडेटरी बना दिया, ठीक है। कुछ ऐसे क्षत्रिय हुए, कुछ ऐसे ब्राह्मण्स हुए जिनके पुत्र जो थे समय के अनुसार क्या नहीं निकले? उतने काबिल नहीं निकले, ठीक है। तो उन्हें लेबर वर्क ना करना पड़े, उन्हें व्यापार ना करना पड़े, उन्हें मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? हेरिडिटरी कर दिया, ठीक है। यानी कि कास्ट सिस्टम जो है वो रिजिड बना दिया गया, ठीक है। कास्ट सिस्टम अपने फायदे के लिए रिजिड बना दिया गया। कटु है पर सत्य है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा पावर का क्या किया गया? मिसयूज किया गया, ठीक है। उससे क्या हुआ? करप्शन फैल गया, और जो लोअर कास्ट थी वो कुछ ना कह पाए, उसके लिए उनका क्या किया गया? दमन किया गया, एक्सप्लॉइटेशन किया गया, ठीक। तो आपको उत्तर वैदिक और वैदिक काल क्लियर है। यहाँ पर आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल भी खत्म हो जाता है। तो हमारा यानी कि वैदिक काल खत्म हो चुका है। किसी को पूरे वैदिक काल में कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमने पढ़ा, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो आपको, हम देख लेते हैं एक बार क्लास
ठीक है, ओवरव्यू करके देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल का। ये है आपका लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। 1000 बीसी, 1000 बीसी में मैंने बताया कि आयरन की खोज हो चुकी है। ठीक है, वो हमने देखा कहाँ पर, वो आपका कर्नाटका में आयरन की क्या हो चुकी है, डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटका में। स्ट्रेच देखा हमने, नॉर्थ में हिमालयाज, वेस्ट में आपका, साउथ में विंध्याचल, वेस्ट में आपका अफगानिस्तान और ईस्ट में आपका यमुना रिवर, बिहार। ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रेच है। इसके बाद हमने सामाजिक जीवन देखा, सोशल डिवीजन देखा, फोर कास्ट बेस्ड हेरिडिटरी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमने इंडिविजुअल लाइफ डिवीजन देखा, 4 स्टेजेस में है। 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थी, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास। ठीक, उसके बाद में हमने वुमेन की कंडीशन देखी, यहाँ पर काफ़ी खराब कंडीशन है क्योंकि थी। इसके बाद में हमने देखा कि ना तो उन्हें एजुकेशन का अधिकार था, ना ही उन्हें सभा और समिति में, पार्लियामेंट में जाने का अधिकार था। बोलने भी खत्म हो चुकी थी और उन्हें अनमेरिड रहने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो ओवरऑल वुमेन जो कंडीशन थी वो कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में खराब हो चुकी थी। इकोनॉमिक आर्थिक जीवन देखते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेन जो थे पिलर्स थे वो आपके इकोनॉमिक लाइफ के। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको मिल चुका था 1000 बीसी में, धरवाल कर्नाटका में आपका आयरन का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमने देखा कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुल, ग्राम, विश, जन और जनपद, 5 पार्ट्स में। 4 पार्ट में कहाँ पर है, 4 पार्ट में आपको देखने को मिलती है वैदिक काल में। यहाँ पर कितने पार्ट्स में है, 5 पार्ट में, यानी कि जनपद को हाईएस्ट बोल दिया है। ठीक है, और वहाँ पर क्या था, जन केवल हाईएस्ट था, लेकिन यहाँ पर जनपद को हाईएस्ट बोला है। ठीक है, हेड ऑफ जनपद को अलग अलग जगह पर अलग अलग से बोला गया। में विराट बोला, ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में स्वराट या सम्राट, साउथ में भोज। मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, यानी कि राजा महाराजा आ चुके थे। पुरु भारत, पुरु प्लस भारत को पुरु जनपद बोला गया, जिसके आपके वंशज कौन थे, आपके किंग पोरस थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर से युद्ध किया। ये हमने देखा कि बादशाही की शुरुआत हो चुकी है, डिवोशन ऑन टुवर्ड्स द त्रिदेव स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमने त्रिदेवों की पूजा करनी, त्रिदेवों को मानना स्टार्ट कर दिया है। प्रजापति को ब्रह्मा बोला गया, रुद्रा को यानी कि पशुपति को शिवा बोला गया और नारायण को विष्णु बोला गया। पशुपति नासिल हमें मोहनजोदारो में, जिसपे 5 जानवर और एक 3 मुख वाला व्यक्ति देखने को मिला था। यज्ञ यहाँ पर होने चालू हो गए हैं, टोटल आपके 18 यज्ञ हैं, जिसमें से मैंने 3 यज्ञ इंपोर्टेंट बताए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्थिति, इसमें वैदिक सिविलाइजेशन के लॉज निर्मित हैं, जिसमें 20 आपकी टोटल स्मृतिज हैं। मनुस्मृति आपकी फेमस इंपोर्टेंट है, मनु ऋषि द्वारा लिखी गई है, इसे लॉ बुक माना गया है इतिहास का, और जिसे सोर्स माना गया है इंडियन का आर्किटेक्ट बाय BR अम्बेडकर, इसे मॉडर्न मनु भी बोला गया है। ठीक, इसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड में कुछ इश्यूज आए, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया, एक्सप्लोइटेशन होना स्टार्ट हो गया, करप्शन स्टार्ट हो गया, पावर का मिसयूज होना स्टार्ट हो गया, और नियरली 62 नए रीजन, ठीक है, रिलीजन, नए 62 धर्मों का क्या हुआ, एमरजेंस हुआ ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC। ठीक है, 6ठी शताब्दी में 62 नए धर्म अलग बट गए। ठीक, नए धर्म बने, 62 नए धर्म निर्माण हुए। ठीक है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट धर्म पढ़ेंगे हम, वैष्णवनिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सैविज्म। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। ठीक है, कल से क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म। उसके बाद में बुद्ध धर्म, फिर महाजनपद, 16 महाजनपद है उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आप क्या पढ़ेंगे, मगध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आपका लगभग 20 दिन में कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद में आप क्या स्टार्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, हम एंशियंट का क्या पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, पूरे इतिहास में अगर कहीं से पूछता है तो वो
आपका एंशियंट और पूछता है। अगर इंडियन आर्ट एंड कल्चर है तो वो एंशियंट से है, और अगर मुगल या फिर बाकी अलग आर्ट एंड कल्चर है तो वो आपका मेडिवल से है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा एंशियंट से पूछा जाता है। वो हम एंशियंट डिसीजन के बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी आपका गुड नाइट। ठीक, किसी को कोई डाउट, क्लास समझ में आई? ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं रैप अप करते हैं, बाकी कल मिलते हैं।